हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एएसओ में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 10 सितंबर 2025 को कंडक्ट कराया गया था और इस पेपर में कुल 150 क्वेश्चन हैं, जिसमें 50 जीएस, साइंस और मैथ्स के 50 क्वेश्चन हैं तथा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 50 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। और ये डिस्कशन बीपीएससी के द्वारा प्रकाशित फाइनल आंसर की पर बेस्ड है। ये वीडियो आपके आने वाले एईडीओ और बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से अलग थी और हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा सभ्यता में लंबाई, वजन और भौतिक मापों के मानक लागू थे और ये तकनीकी और सांस्कृतिक एकरूपता का प्रमाण है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक का उपयोग करके बनाए जाते थे। यहाँ पर पूछ रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल एक कथन सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 केवल सही है, तो इसका सही आंसर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की। तुर्की ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है तो x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 का मान है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 और हमें फाइंड करना है x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर जो 7 है वो 3 प्लस 4 के बराबर होता है। यहाँ पर 1 प्लस 1/x जो है इसको हम लोग मान लेते हैं a के बराबर और ये इक्वेशन 1 भी मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, और a 3 के बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 9। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 को हम लोग फिर से स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इक्वल्स टू 47। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को हम लोग फिर से क्यूब करेंगे, दोनों साइड उसके क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 प्लस 3x क्यूब इंटू 1/x क्यूब इंटू x प्लस 1/x, क्योंकि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a क्यूब, और a क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का क्यूब। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का वैल्यू या तो a लिखेंगे हम लोग या तो 3 लिखेंगे, तो 3 ही लिख देते हैं। 3 इक्वल्स टू 3 क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और 3 इंटू 3 9 माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 18। तो यहाँ पर x का पावर 4 प्लस 1/4 का वैल्यू है 47 और
एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू है 18। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 इंटू x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 18 इंटू 47। x का पावर 7 प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x का पावर 7 इक्वल्स टू 18 इंटू 47। x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, यहाँ पर 1/x प्लस 1 का वैल्यू 3 दिया है। 18 इंटू 47 का वैल्यू होता है 846। तो x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 हो जाएगा 846 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 843। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 843। नेक्स्ट है जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2022-23, 2023-24 और 2022-23। जीडीपी के आधार वर्ष को संशोधित करके वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके आधार वर्ष को संशोधित करके 2023-24 कर दिया गया है तथा आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके आधार वर्ष को संशोधित करके वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। और ये संशोधन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति के सिफारिश पर किया गया है, जिसकी अध्यक्षता विश्वनाथ गोल्डार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नवंबर 2023 में बेलेचली घोषणा पर हस्ताक्षर किया था और यहाँ पर पूछ रहा है 2024 में। नेक्स्ट है वायुमंडल में हमेशा होता है। तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अर्गन और कार्बन ईटीसी, और इसके अलावा जल वाष्प, धूल, प्रदूषण के कण, वायु इत्यादि पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो इसकी परिधि है। तो किसी स्क्वायर का साइड 12 मीटर है तो इसका परिधि क्या होगा। तो परिधि जो है वो चारों साइड का योग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 गुने 4 यानी कि 48 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि निकेल, लोहा और कोबाल्ट। तो दिए गए विकल्प में निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी कि MNNA मेजर नॉन नाटो एली घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केनिया। यूएसए ने केनिया को मेजर नॉन नाटो एली घोषित किया है। यहाँ पर निर्देश है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए। पहला है ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, ई और बी इतिहास और पंजाबी पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है निम्न में से हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है। तो देखिए हिंदी पढ़ाने वाला जो टीचर है वो यहाँ पर ए और बी दोनों है और यहाँ पर डी और ए दोनों है, यानी कि ए, बी और डी हिंदी पढ़ाता है। तथा ज्योग्राफी पढ़ाने वाला जो टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ सी और बी है। सिर्फ 2 टीचर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है हिंदी और ज्योग्राफी पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है। तो सी, बी
इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाता है, ए बी इंग्लिश और हिंदी पढ़ाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इन शिक्षकों में से सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? तो सबसे ज़्यादा बी जो है वो इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पंजाबी, यानी कि बी 5 सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या ट्रांसफर करने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट है, 7578 से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए? तो सबसे पहले हम लोग 27, 35, 42 और 56 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 7560 और उसके बाद 7578 से 7560 को घटाएंगे तो आएगा 18, यानी कि 7578 से अगर हम लोग 18 घटाएंगे तो प्राप्त संख्या यानी कि 7560 27, 35, 42 और 56 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है? तो चील, गौरैया और कबूतर ये तीनों पक्षी हैं, जबकि चमगादड़ स्तनधारी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चमगादड़। नेक्स्ट है, पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं। तो पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट ये तीनों मैग्नीज के अयस्क हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि लौह अयस्क का उदाहरण मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट है। तांबा के अयस्क में चाल्कोपाइराइट और बोर्नाइट शामिल है और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अज्ञात का मान ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा उसको पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम में देखते हैं, 5 × 4 = 20 और 2 × 10 = 20। मतलब कि कॉलम में पहले वाले बॉक्स में जो दिया हुआ है उसे तीसरे बॉक्स वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले बॉक्स में जो दिया हुआ है उसे चौथे वाले बॉक्स के डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से दूसरे कॉलम में देखते हैं, 16 × 3 48 और 6 × 8 48। इसी तरह से आखिरी कॉलम में हो जाएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है वहाँ पर x नंबर है, तो 13 × x = हो जाएगा 7 × 39। तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 × 3 = 21। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21। नेक्स्ट है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती हैं? तो चश्मा पहनने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 1400 का 25%, यानी कि 350, और इसमें से 2/7 चश्मा पहनने वाले छात्र लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 5/7। तो चश्मा पहनने वाले लड़कियों की संख्या हो जाएगा 350 × 5/7, यानी कि 250। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 250। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना और ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, यानी कि एआई के युग में लोग और संभावनाएं। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 193 देशों में 130वां है, 0.685 स्कोर के साथ, और शीर्ष पर आइसलैंड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी का मैग्नीफाइंग पावर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है।
यानी कि यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी यानी कि फोकल लंबाई बढ़ जाएगी तो मैग्नीफाइंग पावर घट जाएगा। वहीं दूरबीन की आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो होता है m इज प्रोपोर्शनल टू द FO बाई FE यानी कि आई पीस लेंस की फोकल लंबाई। दूरबीन में यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। अगर फोकल लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। लंदन एक शहर है जबकि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की और मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग-अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बंबई और बंगाल को सामान्य प्रणाली में लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने 3 प्रेसिडेंसी मद्रास, बंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया था और इस अधिनियम के तहत बंगाल की तरह मद्रास और बंबई को भी विधि निर्माण और उनमें संशोधन का अधिकार पुनः दे दिया था, जिसके लिए वायसराय की अनुमति अनिवार्य थी। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षक बना दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद का विस्तार किया गया और इसमें सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। और नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण समाप्त कर भारतीय शासन के संचालन का दायित्व ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था। नेक्स्ट है बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है। बिना पंखुड़ियों वाले फूल आमतौर पर छोटे होते हैं और इनमें विशेष रंग या गंध नहीं होता है जो कि कीटों, तितलियों या पंछियों को आकर्षित कर पाए। इसलिए ऐसे फूलों का परागण हवा द्वारा होता है जिसे एनेमोफिली भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हवा द्वारा। बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण हवा द्वारा होता है। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? जोहान्सबर्ग में 2023 में शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स समूह में 6 देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CACAC। नेक्स्ट है यदि 4 ट्रायंगल का अर्थ 300 है तो 3 ट्रायंगल का अर्थ क्या है? तो 4 ट्रायंगल का अर्थ 300 है तो 1 ट्रायंगल का अर्थ हो जाएगा 300/4 यानी कि 75। तो 3 ट्रायंगल का अर्थ हो जाएगा 75 गुने 3 यानी कि 225। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 225। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट या रिपोर्टें WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती? तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट या विश्व व्यापार रिपोर्ट WTO के द्वारा, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट या विश्व रुझान रिपोर्ट UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा या फिर वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू ये WTO के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट या विश्व निवेश रिपोर्ट ये अंकटाड के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रिड या सारणी को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या का ज्ञात करें। तो यहाँ पर दूसरे कॉलम वाले नंबर से पहले कॉलम वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो 30 - 5 25, उसी तरह से 56 - 7
हो जाएगा 49। उसी तरह से x माइनस 6 हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस 6 यानी कि 36। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 36। नेक्स्ट है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो मान लेते हैं तीन संख्या a, b और c है और c 100 के बराबर है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संख्या यानी कि a जो है वो c से 35% अधिक है, यानी कि 100 प्लस 35% ऑफ 100 तो हो जाएगा 135। a का वैल्यू 135 हो गया। इसी तरह से b जो है वो c से 50% अधिक है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस 50% ऑफ 100 तो हो जाएगा 150। b का वैल्यू 150 और a का वैल्यू 135 निकला जब c का वैल्यू 100 हम लोगों ने माना। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहली संख्या यानी कि a जो है वो b का कितना परसेंट है। परसेंटेज इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 तो आएगा 90%, यानी कि a जो है वो b का 90% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 90%। नेक्स्ट है बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी लगभग 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज के बराबर होती है, इंफ्रारेड की 10 टू द पावर 12, विजिबल लाइट की 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, यूवी रेज की 10 टू द पावर 16 और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की और सबसे अधिक गामा रेज की। नेक्स्ट है नारियल का खाद्य भाग है, तो नारियल का खाने योग्य भाग इंडोएस्पर्म या भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन डी भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष नारियल के पानी और सफेद गूदे के रूप में होता है। नेक्स्ट है कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है, जिसे CWG के द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा CWG। और इस प्रकार की जलवायु की विशेषता शुष्क सर्दियां और गर्मियां होती हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? ब्रायोफाइट्स अपने जीवन चक्र की गैमेटोफाइट्स यानी कि मुख्य पादप शरीर भूमि पर जीते हैं और अपने जीवन चक्र की स्पेरोफाइट अवस्था में लैंगिक प्रजनन और उनके बाद विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उनका जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं को शामिल करता है। लैंगिक प्रजनन के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है तथा मुख्य पादप शरीर भूमि पर जीते हैं, इसलिए उन्हें वनस्पति जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। और ब्रायोफाइट का उदाहरण है मॉस, लीवरवार्ट, हॉर्नवार्ट इत्यादि। नेक्स्ट है यदि A क्रॉस B का मतलब A B के दक्षिण में है, A प्लस B का मतलब A B के उत्तर में है, A परसेंटेज B का मतलब A B के पूर्व में है और A माइनस B का मतलब A B के पश्चिम में है, तो P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S में Q के सापेक्ष में S किस दिशा में है? सबसे पहले दिया हुआ है P परसेंटेज Q, यानी कि P जो है वो Q के पूर्व में है। फिर दिया हुआ है Q प्लस R, यानी कि Q जो है वो R के उत्तर में है। फिर दिया हुआ है R माइनस S, यानी कि R जो है वो S के पश्चिम में है। तो यहाँ पर पूछ रहा है Q के सापेक्ष में S किस दिशा में है? तो S जो है वो साउथ ईस्ट में है, यानी कि दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के अध्यक्ष का पदभार भारत के द्वारा संभाला गया है। और ADPC एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशियाई और
प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलेपन पर केंद्रित है और इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में मुख्य घोषणा क्या थी? पहला स्टेटमेंट है तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। तो ये स्टेटमेंट सही है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्षों के लिए है और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है तुअर, उड़द और मूंग पर केंद्रित 5 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। तो ये गलत है। इसके तहत तूर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ किया गया है। और नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना। तो ये भी गलत है। इसके तहत दालों के उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है शैवाल के लिए गलत कथन खोजें। पहला कथन है क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है। एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है। तो ये भी सही है। एल्गिन भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट है अगर अगर ग्रेसिलेरिया से उत्पन्न होता है। तो ये भी सही है। अगर अगर लाल शैवाल जैसे कि ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है मैनीटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है। तो ये गलत है। मैनीटोल भूरे शैवाल का एक खाद्य भंडार है, जबकि लाल शैवाल का खाद्य भंडार फ्लोरिडन स्टार्च है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैनीटोल भूरे शैवाल का खाद्य भंडार है, जबकि लाल शैवाल का खाद्य भंडार फ्लोरिडियन स्टार्च है। नेक्स्ट है समूहों में एक निश्चित पैटर्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनें जो कि श्रृंखला पूरा करेगा। यहाँ पर जो सीरीज दिया हुआ है 2 के बाद 3, बी के बाद सी, 6 के बाद 7 होता है, एफ के बाद जी, 4 के बाद 5 होता है, डी के बाद ई होता है और 8 के बाद 9 होता है तथा एच के बाद आई होता है। तो ये पैटर्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, C7-4E9। नेक्स्ट है कौन प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संहिता की रचना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरक। और चरक ने चरक संहिता की रचना की है। सुश्रुत भी एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे जिनका संबंध सर्जरी से था, जबकि पतंजलि का संबंध योग से था और आर्यभट्ट एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो किया गया है। n³ + 1, 2³ + 1 = 9, 3³ + 1 = 28, 4³ + 1 = हो जाएगा 65। उसी तरह से 5³ + 1 हो जाएगा 126, 6³ + 1 217। उसी तरह से 7³ + 1 = हो जाएगा 344। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 126। नेक्स्ट है क्लोरामिन टी है एक। तो ये एक कीटाणुनाशक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। ग्लास को एक अतिशीतित विलयन के रूप में वर्णित किया जाता है और ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है जो एक तरल की तरह बहता है लेकिन बहुत धीमी गति से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अतिशीतित विलयन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समूह में नहीं आता है? तो बाघ, तेंदुआ और शेर ये तीनों बिल्ली परिवार के सदस्य हैं, जबकि हाथी एक अलग समूह का जानवर है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं। तो देखिए कथन एक कहता है कि जो भी गुलाब है वो फूल है। ठीक है, ये फूल हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी फूल गुलाब हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कुछ फूल लाल हैं। तो कुछ फूल लाल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गुलाब लाल हैं या फिर सभी लाल फूल गुलाब हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट
गलत हो गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2001 से 2011 में बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 25% रहा है। वहीं 1991 से 2001 तक बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 28% था। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर घटी है और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 2001 की तुलना में 8.07% से बढ़कर 2011 में 8.6% हो गई है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? प्रकाश संश्लेषण के किण्वन चक्र में रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ जोड़कर कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करता है, जिसे कार्बन स्थिरीकरण कहते हैं, यानी कि कार्बन फिक्सेशन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है, जबकि गैसीय विनिमय के लिए रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित गार्ड सेल्स के द्वारा किया जाता है। जल अणुओं का विखंडन जो है वो प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के दौरान होता है और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं का हिस्सा है, जिसका उपयोग एटीपी और NADPH उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दिए गए विकल्प में स्वर्ण सिंह समिति का संबंध संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश से है, जिसका गठन 1976 में किया गया था, जबकि अशोक मेहता समिति इसका गठन 1977 में किया गया था। GVK राव समिति का गठन 1985 तथा LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था, जिसका संबंध पंचायती राज समिति व्यवस्था से है। नेक्स्ट है एक कूट में रेन को 42 और पेन को 40 के रूप में लिखा जाता है, तो चेन को किस रूप में लिखा जाएगा? यहाँ पर पैटर्न जो है वो अक्षरों के संख्यात्मक मानों का योग है, जैसे कि R का संख्यात्मक मान 18 होता है, A का 1, I का 9 तथा N का 14 होता है और इन सब का योग 42 होता है। उसी तरह से चेन में C का संख्यात्मक मान 3 हो जाएगा, H का 8, A का 1, I का 9 तथा N का 14 हो जाएगा और इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका योग हो जाएगा 35। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 35। नेक्स्ट है पौधों में शीर्षास्त्र प्रभुत्व यानी कि एपिकल डोमिनेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एपिकल डोमिनेंस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे का सबसे ऊपरी भाग नीचे की कलियों के विकास को नियंत्रित या बाधित करता है, जिससे मुख्य तना सीधा बढ़ता है और ये एक प्रकार का सहसंबंधी अवरोध है जो कि पौधे के ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। और यदि शीर्ष कलिका को काट दिया जाए तो पार्श्व कलियां तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिससे पौधे झाड़ीदार हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शीर्ष कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, जिससे पौधे झाड़ीदार हो जाते हैं। ऑक्सिन शीर्षास्त्र प्रभुत्व को बढ़ाता है, जबकि साइटोकाइनिन जैसे अन्य हार्मोन जो कोशिका विभाजन को बढ़ाते हैं वो इसे कम करते हैं। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि ऊपर वाले दोनों अंकों को जोड़ करके 4 से घटाना है, तो हो जाएगा 18 + 14 - 4 = 28। उसी तरह से 16 + 25 - 4 = हो जाएगा 37। तो 12 + x - 4 = हो जाएगा 32 और x का वैल्यू हो जाएगा 32 - 8 = 24। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया का समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन
मद्रास की संधि के साथ हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था 1784 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 में हुआ था, तथा सालबाई की संधि 1782 में मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1 रुपया 20 पैसा अधिक है, तो मूलधन क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए अगर है तो उसका अंतर होता है CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर P निकालना है। P जो है वो मूलधन है, R रेट है जो कि 4% दिया हुआ है, और इसका डिफरेंस 1.2 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 1.2 इज इक्वल टू P इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, तो हो जाएगा 12,000 बटा 16 इज इक्वल टू P। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 750 रुपया। नेक्स्ट है, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके, तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार उसके सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और व्यवस्था पर निर्भर करता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन अभिक्रियाओं और बॉन्डिंग्स में भाग लेते हैं, जिससे यह निर्धारित होता है कि कोई तत्व अन्य पदार्थों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करेगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है। एक लड़का आगे से 9वें स्थान पर है और पीछे से भी 9वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि लड़का जो है वो आगे से भी 9वें स्थान में है और पीछे से भी 9वें स्थान पर है। तो इस स्थिति में लड़के का स्थान 2 बार गिना गया है, इसलिए हम यहाँ पर -1 कर देंगे। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 17 हो जाएगा, 17। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 17। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री जीवन योजना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ऑप्शन ए। और प्रधानमंत्री जीवन योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और जीवन का मतलब होता है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। नेक्स्ट है, किसमें मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है, और क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो Mn का ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +4 हो जाएगा। KMnO4 में पोटेशियम का ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 आपको बताया गया है, तो Mn का ऑक्सीकरण अवस्था +7 हो जाएगा। Mn2 CO10 में कार्बोनिल उदासीन होता है, तो Mn का ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगा, और MnO4 -2 में Mn का ऑक्सीकरण अवस्था +8 -2 यानी कि +6 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था KMnO4 में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। KMnO4 में मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है +7। नेक्स्ट है, पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? पीएच सूचक लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। ऑप्शन बी। उत्पादन का राजा का प्रथागत हिस्सा सामान्यतः उत्पादन का 1/6वां हिस्सा होता था, जिसे भाग कहा जाता था। नेक्स्ट है, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? तो गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में स्थित है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 3 और 4। और अभी हाल ही में गोगाबिल झील को भारत का 94वां तथा बिहार का 6ठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो उस संख्या का 67% कितना होगा? तो किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो वो संख्या हो जाएगी 2 गुने 96 यानी कि 192। और इसका 67% कितना होगा? तो 192 का 67% हो जाएगा 128.64, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। तो महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? मान लेते हैं महेश जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है वो एक्स है, तो एक्स की पत्नी महेश की पत्नी की इकलौती बेटी है, तो ये महेश की भी बेटी हो गई। तो महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो महेश जो है इस व्यक्ति का ससुर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। एमएसएमई के नए वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम श्रेणी के लिए इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपया दिया गया है तथा टर्नओवर 10 करोड़ है। लघु के लिए 25 करोड़ तथा टर्नओवर 100 करोड़ है और मध्यम के लिए निवेश 125 करोड़ है। 250 करोड़ नहीं है, 125 करोड़ है तथा टर्नओवर 500 करोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, जबकि तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में विद्युत चुंबकत्व की गति का सिद्धांत दिया था और पहली बार बताया था कि प्रकाश वास्तव में विद्युत और चुंबकीय तरंग से उत्पन्न होती है, अर्थात ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, जिस पर जनरेटर और ट्रांसफार्मर काम करता है। न्यूटन ने गति का नियम दिया था तथा आर्स्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट है, एक कार ने एक यात्रा 15 घंटे में पूरी की। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। तो कुल दूरी क्या है? तो मान लेते हैं कि कुल दूरी 2x है और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। पहली आधी दूरी जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली गई, उसे तय करने में लगा हुआ समय हो जाएगा t1। डिस्टेंस हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी को तय करने में लगा हुआ समय t2 है और t2 हो जाएगा x बटा 30। और यहाँ पर दिया हुआ है टोटल समय जो लगा है t1 प्लस t2 वो दिया हुआ है 15 घंटा। x बाई 20 प्लस x बाई 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 आवर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 15। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 15 गुने 60 डिवाइडेड बाई 5। तो x का वैल्यू 180 किलोमीटर हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने पर। और टोटल डिस्टेंस को हम लोगों ने 2x माना है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 गुने 2 यानी कि 360। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 360 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है। तो ये स्टेटमेंट सही है। चंपारण में शिवालिक की पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग जो है वो पूरी तरह से समतल है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उत्तर बिहार का मैदान का लगभग क्षेत्रफल 53,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार का मैदान लगभग 10,568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी गलत है। दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 44,900 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जो फूल पैदा करते हैं और फूलों में अपने बीज को धारण करते हैं, और एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी के नाम से भी जाना जाता है। और जाइलम एक जटिल ऊतक होता है जो कि पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। और एंजियोस्पर्म में जाइलम, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम रेशे और जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदुतक से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि चलने वाले जानवरों को तैराक, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाला, पानी में रहने वाले को सांप और आकाश में उड़ने वाले को शिकारी कहा जाता है तो छिपकली क्या है? तो छिपकली रेंगने वाला जानवर है और यहाँ पर रेंगने वाले जानवर को उड़ने वाला कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ने वाला। नेक्स्ट है एक बीज पत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? तो एक पत्र बीजी वैसे पौधों को कहा जाता है जिसमें केवल एक ही बीज पत्र होता है, और ग्राफ्टिंग पौधों को एक साथ जोड़ने की एक बागबानी तकनीक है ताकि पौधे एक रूप से विकसित हो सकें। और एक बीज पत्री पौधों में ग्राफ्टिंग इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है, ऑप्शन डी। और कैम्बियम एक प्रकार का ऊतक है जो कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे तने और जड़ की मोटाई बढ़ती है। और ग्राफ्टिंग की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि ग्राफ्ट और स्टॉक के संवहनी ऊतक आपस में जुड़े और विकसित हों, और कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण एक बीज पत्री पौधों में ये जुड़ाव नहीं हो पाता है, जिससे ग्राफ्टिंग असफल हो जाती है। नेक्स्ट है एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है। तो एक संसद सदस्य उन मामलों के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकता है जो किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि इससे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो सकता है। जबकि पूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न, ये तीनों संसद सदस्य के द्वारा पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक संसद सदस्य वैसा प्रश्न नहीं पूछ सकता है जो न्यायालय में विचाराधीन है। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर में जो 2 नंबर दिया हुआ है उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, गुने 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 3 6। उसी तरह से दूसरे पैटर्न में देखते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो 3 गुने 4 12। तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह से आगे देखते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, गुने x इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर 25 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 महीने की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। संविधान के अनुच्छेद 243 U3 के अनुसार यदि कोई नगर पालिका अपनी अवधि पूरी होने से पहले भंग हो जाती है तो नई नगर पालिका का चुनाव विघटन की तिथि से 6 महीने के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट है एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान में ऐसा कोई भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। यदि कोई नगर पालिका अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भंग हो जाती है तो नई गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी। नेक्स्ट है यदि एक नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती है तो नई नगर पालिका 5 वर्षों के लिए गठित होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नई नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। यहाँ पर केवल कथन 1 और कथन 3 सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं। तो ये कथन सही है। उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई के कारण
अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को गर्म रखने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियों से इसका प्रभाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट है मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यूट्रोफिकेशन या सुपोषण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय में पोषक तत्व बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है जो कि हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, और हानिकारक ओजोन जमीनी स्तर यानी के क्षोभ मंडल पर होती है जो कि श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। तो वायुमंडल के ऊपरी भाग पर ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 73 से 75 के लिए। कह रहा है दिए गए जोड़े को पूरा कीजिए। ज्ञान का उल्टा अज्ञान होता है, तो सफलता का उल्टा असफलता होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 में एक पैटर्न फॉलो किया गया है। u -2 s हो जाएगा, j +2 l हो जाएगा, m -2 k हो जाएगा और v +2 x हो जाएगा। उसी तरह से r -2 p हो जाएगा, u +2 w, n -2 l और o +2 q हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, PWLQ। नेक्स्ट है जिस तरह से विकास का सिनोनिम्स प्रगति होता है, उसी तरह से ठहराव या स्टैग्नेशन का सिनोनिम्स गिरावट होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की अधिक मात्रा होती है, और ये खनिज अक्सर सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य विधान मंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो ये प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार यदि किसी राज्य विधान मंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो ये प्रश्न राज्यपाल को निर्णय के लिए भेजा जाता है, और इस मामले में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है तथा राज्यपाल इस विषय पर निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग की राय लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं। भक्षक कोशिकाएं या फैगोसाइटिक सेल वे कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में बाहरी कणों, रोगाणुओं और मृत कोशिकाओं को निगलकर और पचाकर शरीर की रक्षा करती हैं। न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज दो प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन दिया हुआ है कुछ पेन नीले हैं, तो पेन है और कुछ पेन जो है वो नीला है। ये पेन को इंडिकेट करता है और ये ब्लू को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बोल रहा है कुछ नीली चीज़ें महंगी हैं, तो कुछ नीली चीज़ें महंगी हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कुछ महंगी चीज़ें पेन हो, या फिर सभी पेन नीले हों, या फिर कुछ पेन महंगे हों। ये तीनों कंक्लूजन निकले, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच हुआ। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, उसे रात 12 बजे सही समय पर सेट किया गया। अगले दिन जब वह 5 बजे दिखा रही हो तब असली समय क्या होगा। तो घड़ी जो है वो 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, तो एक घंटे में 10/24 मिनट। अब यहाँ पर बोल रहा है उसे रात 12 बजे सही समय पर
सेट किया गया है। तो मान लेते हैं कि मंडे को रात 12 बजे घड़ी को सही समय पर सेट किया गया है और अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को वो 5 बजे दिखा रही है। रात 12 बजे से ट्यूसडे का 5 बजे यानी कि 24 घंटा प्लस 5 घंटा यानी कि 29 घंटा। 29 घंटे पर असली समय क्या होगा? तो 1 घंटा में 10/24 मिनट, तो 29 घंटा में कितना टाइम आगे दिखाएगा? 10/24 गुने 29। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा लगभग 12.08 मिनट आगे दिखाएगी। तो 5 बजे से हम लोग 12 मिनट घटा देंगे तो हो जाएगा लगभग 4:48 मिनट सुबह का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4:48 मिनट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अज्ञात संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो किया गया है, 7 9s are 63। उसी तरह से 9 × 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 135, 15 × 2 30 और 2 × 7 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 × 15 इज इक्वल टू 135, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत परिवार रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 84%। NFHS 5 के अनुसार बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में 84% परिवार रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शीतोष्ण। 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को समशीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है और ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र के बीच स्थित है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है, भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास। आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र है जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ठीक बाहर लगभग 23.5 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो SDR में चीनी रेनमिनबी जोड़ी गई है। IMF के SDR में हाल ही में चीनी रेनमिनबी जोड़ी गई है और अब IMF के SDR बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल हो गई हैं, $, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेनमिनबी। और SDR को IMF के द्वारा 1969 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालयन यू। हिमालयन यू, जिसे थुनेर के नाम से भी जाना जाता है, एक औषधीय पौधा है जिसके उत्पादों का उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें है? कार्बन कार्बन बंध की लंबाई हाइब्रिडाइजेशन या संस्करण के प्रकार पर निर्भर करती है। सबसे अधिक कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड में होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड में और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड में होती है। एथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधा हुआ है, इसलिए इसकी लंबाई सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा बंधा हुआ है, इसलिए इसकी लंबाई एथेन से कम है। और इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है, इसलिए इसकी लंबाई एथेन और एथीन दोनों से कम है। जबकि बेंजीन, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों से बंधा होता है, इसलिए इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आती है। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? यदि 25 अगस्त को गुरुवार है तो 25 - 7 18 अगस्त को भी
गुरुवार ही होगा। इस प्रकार 11 अगस्त और 4 अगस्त को भी गुरुवार होगा। और यदि 4 अगस्त को गुरुवार है तो 4 माइनस 3 1 अगस्त को सोमवार होगा। तो इस प्रकार 1 अगस्त, 8 अगस्त, 15 अगस्त, 22 अगस्त और 29 अगस्त को सोमवार होगा। तो इस मंथ में कुल 5 सोमवार होंगे। नेक्स्ट है बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये स्टेटमेंट सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का अंत किया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धम्म की एक नीति को बढ़ावा देता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मेगास्थनीज की रचना का नाम इंडिका है। यहाँ पर पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। तो केवल 1 और 2 सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निष्कर्ष है जॉन एक कर्मचारी कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। तो चूंकि जॉन एक कर्मचारी है इसलिए वो कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है। तो रॉकेट के प्रणोदक के रूप में विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है जैसे N2H4 हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। इन तीनों का उपयोग होता है इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है म्यूल हंटर AI की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो म्यूल हंटर AI टूल की शुरुआत RBI के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये AI आधारित टूल है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट की पहचान करना है। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो किया गया है। 7 गुने 2 14 और 5 गुने 5 हो जाएगा 25। दोनों का जोड़ जो कि सेंट्रल नंबर 39 के बराबर है। उसी तरह से 6 गुने 4 24 और 5 गुने 3 या 3 गुने 5 हो जाएगा 15। दोनों का जोड़ 39 के बराबर है। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 7 गुने 4 28 प्लस 5 2 जार 10 तो हो जाएगा 38 38। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 से 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं। तो NFHS 5 के अनुसार बिहार में 1/3 परिवार पक्के मकान में रहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष की बहन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तंभों का मिलान करें। ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आसवन आसवन वो प्रक्रिया है जिसमें वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से एक तरल मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है यानी कि क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण। नेक्स्ट है वाष्पीकरण क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में बदलना। नेक्स्ट है निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। इसमें तरल से ठोस का पृथक्करण किया जाता है। और संघनन गैस से सीधे तरल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 5, 4 का 4 और 5 का 3। नेक्स्ट है निम्फ किस कीट की
युवा अवस्था है? तो निम्फ उन कीटों की युवा अवस्था है जिनमें अपूर्ण काया पलट या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और इस प्रक्रिया में कीट अंडे से सीधे निम्फ में परिवर्तित होता है, जो वयस्क के समान दिखता है, लेकिन उसके पंख और प्रजनन अंग पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। और दिए गए विकल्प में तिलचट्टा एक ऐसा कीट है जिसमें यह अवस्था पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी और 10 से छोटी है, तो वो संख्या क्या है? तो 5 से 15 के बीच में संख्या देखते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 8 से बड़ी और 10 से छोटी, तो यहाँ पर 8 से पहले वाला कोई भी संख्या नहीं होगा और 10 के बाद वाला कोई भी संख्या नहीं होगा। तो 8 से बड़ा 9 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है कहलाता है। क्षतिपूर्ति बिंदु वह प्रकाश तीव्रता है जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है और इस बिंदु पर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा श्वसन में मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बराबर होती है और कोई शुद्ध गैस विनिमय नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षतिपूर्ति बिंदु यानी कि कंपनसेशन पॉइंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 से जनगणना 2011 के बीच लिंग अनुपात के संबंध में सही है? पहला स्टेटमेंट है कुल लिंग अनुपात समान रहा लेकिन बाल लिंग अनुपात घटा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918 था तथा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 919 था। नेक्स्ट है, कुल लिंग अनुपात बढ़ा लेकिन बाल लिंग अनुपात घटा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कुल लिंग अनुपात घटा था और बाल लिंग अनुपात भी घट गया था। 2011 में बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 है और 2001 में 942 था। नेक्स्ट है, कुल लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात दोनों घटे, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई के भुजाओं वाले 3 धातुओं के घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। यदि पिघलते समय कोई धातु खोई नहीं है तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? घन का वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू ए क्यूब यानी कि साइड क्यूब, तो तीनों घन का वॉल्यूम हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 3 क्यूब यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब, V2 इज इक्वल टू 4 क्यूब यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब और V3 इज इक्वल टू 5 क्यूब यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब नए वाले घन का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125 इज इक्वल टू हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो Vn इज इक्वल टू हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो नए घन की जो भुजा है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, जो कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी में उनके योगदान और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, यदि धारा दुगनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार H यानी कि चालक में उत्पन्न होने वाला जो हीट है वो बराबर होता है I² RT के, और यदि I को डबल कर दिया जाए तो जो नया हीट पैदा होगा वो हो जाएगा 4
आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे पूछ रहा है कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो अधिक ऊष्मा के लिए H डैश माइनस H हो जाएगा 4I स्क्वायर आर टी माइनस आई स्क्वायर आर टी, तो हो जाएगा 3I स्क्वायर आर टी, जो कि H का 3 गुना है। तो मूल राशि का 3 गुना अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है। तो लीप ईयर में 366 दिन होता है और हम जानते हैं कि एक वीक में 7 दिन होता है। तो इसको हम लोग जब वीक में कन्वर्ट करते हैं तो एक लीप ईयर में 52 वीक होता है प्लस 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। ये 2 एक्स्ट्रा दिन वीक के 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। जैसे कि एक अरेंजमेंट हो गया मंडे ट्यूसडे, दूसरा अरेंजमेंट हो गया ट्यूसडे वेडनेसडे, तीसरा अरेंजमेंट वेडनेसडे थर्सडे, चौथा अरेंजमेंट थर्सडे फ्राइडे, पांचवा अरेंजमेंट फ्राइडे सैटरडे, छठा अरेंजमेंट सैटरडे संडे और सातवां अरेंजमेंट संडे और मंडे। तो एक लीप वर्ष में 53 बुधवार होने के लिए जो एक्स्ट्रा 2 दिन है उसमें एक दिन बुधवार का होना चाहिए और ये 7 में से 2 अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें बुधवार शामिल है, ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे। तो 7 अरेंजमेंट में से 2 अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें बुधवार शामिल है, तो इसलिए 2 एक्स्ट्रा डेज जो है उसमें एक बुधवार होने की संभावना हो जाएगा 2/7। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2/7। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है तुलुव वंश के महानतम शासक कृष्णदेव ने अमुक्त माल्याद की रचना की थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तुलुव वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद की रचना की थी तथा संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। नेक्स्ट है विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से तीनों कथन सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 × 3 + 2 = 17 हो जाएगा। उसी तरह से 9 × 3 + 2 = हो जाएगा 29। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 29। नेक्स्ट है बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य कर और शुल्क में 22%, ब्याज अदायगी में 20%, केंद्रीय क्षेत्र योजना में 16% तथा केंद्रीय प्रायोजित योजना में 8% व्यय किया गया है। नेक्स्ट है संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है। तो संगीता जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है, साउथ ईस्ट। वो 45 डिग्री एंटी क्लॉक यानी कि वामावर्त घूमती है। तो अब ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रही है। फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक फिर से घूमती है। तो जब 90 डिग्री घूमती है तो अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है। फिर वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये 180 डिग्री घूमती है तो अब ये साउथ की ओर देख रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण। नेक्स्ट है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ इनटू है, डिवाइडेड बाय का अर्थ प्लस है और इनटू का अर्थ माइनस है तो 36 × 12 + 4 डिवाइडेड बाय 6 + 2 - 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबको एक्सचेंज करेंगे। 36 यहाँ पर इनटू के जगह पर माइनस, 12 प्लस के जगह पर डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय के जगह पर +6, प्लस के जगह पर
डिवाइडेड बाई 2 और माइनस की जगह पर इंटू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा 42। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, वो था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में लाहौर में किया गया था और अवध कॉमर्शियल बैंक इसकी स्थापना 1881 में किया गया था, जिसका संचालन 1958 में बंद कर दिया गया। और अवध कॉमर्शियल बैंक एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? तो गैप जंक्शन गतिशील कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इन कोशिकाओं को अणुओं या आयनों के मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है और शुक्राणु कोशिकाएं गतिशील कोशिकाएं हैं और इसलिए इनमें गैप जंक्शन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्राणु कोशिकाएं। नेक्स्ट है प्रेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? तो प्रेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के मध्य भाग में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस। नेक्स्ट है परमाणु शब्द किसने गढ़ा? तो परमाणु शब्द को ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ललिता ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदी। उसने अपनी 2 छोटी बहनें अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दी। खुद उसने 1 पेंसिल ज्यादा रखी। ललिता के पास अब कितनी पेंसिलें हैं? तो मान लेते हैं ललिता के पास जो पेंसिल है वो एल है, अनीता के पास ए और बबीता के पास बी। इन तीनों का सम 13 हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों बहनों को बराबर पेंसिलें दी, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। एल प्लस 2a इज इक्वल टू 13। और एक और स्टेटमेंट है यहाँ पर, ललिता ने खुद 1 पेंसिल ज्यादा रखी है। L इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 1, तो a प्लस 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 13, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 13, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4। तो अनीता और बबीता के पास 4 पेंसिलें हैं और ललिता के पास 4 प्लस 1 5, मतलब कि ललिता के पास 5 पेंसिलें हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 248 में नहीं 249 में है। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों का उल्लेख है, जिसके तहत संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है जो समवर्ती या राज्य सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा? 17 प्लस 15 माइनस 8 प्लस 7, इन दोनों का सम माइनस इन दोनों का सम, तो वैल्यू आएगा 17। जबकि दूसरे वाले सीक्वेंस में 20 प्लस 22 माइनस 18 प्लस 16 इक्वल्स टू हो जाएगा 8, मतलब के लेफ्ट टर्म प्लस टॉप टर्म माइनस राइट टर्म माइनस बिलो टर्म, इस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया है। इसी तरह से हम लोग लास्ट वाले को भी सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू आता है क्वेश्चन मार्क की जगह पर 14 और बीपीएससी ने भी आंसर में 14 ही दिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर शायद कुछ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो जल प्रदूषण के प्राथमिक उपचार में भौतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके बड़े कणों और ठोस पदार्थों को हटाया जाता है। इसमें स्क्रीनिंग, ग्रिट रिमूवल और तलछट प्रक्रिया या फिर सेडिमेंटेशन शामिल होता है। और सेडिमेंटेशन में पानी को शांत करके निलंबित ठोस पदार्थों को गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठने दिया जाता है, जिससे उन्हें हटाया जा सके। जबकि स्लज विधि, नाइट्रेट्स का निष्कासन और टिंकलर फिल्टर विधि, ये तीनों जल प्रदूषण के द्वितीयक उपचार हैं। नेक्स्ट है राहुल उत्तर की दिशा की ओर देख रहा है।
तो राहुल उत्तर की दिशा की ओर देख रहा है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब के 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो इस स्थिति में वो पूर्व की दिशा में देख रहा होता है और फिर 180 डिग्री वामावर्त यानी कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इस स्थिति में राहुल पश्चिम की दिशा की ओर देख रहा होता है और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो राहुल पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो इस स्थिति में राहुल फिर से उत्तर दिशा की ओर देख रहा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर। नेक्स्ट है आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्र अधिकार सीमित होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत परिभाषित है, जो कि उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के खिलाफ अपील की अनुमति देता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है। उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? जब कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में अचानक से बहुत अधिक प्रकाश प्रवेश करने लगता है। इस अतिरिक्त प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए पुतली का आकार छोटा हो जाता है ताकि आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके और रेटिना को नुकसान से बचाया जा सके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर। जो रबर के पेड़ हैविया ब्रासिलेंसिस से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? प्राकृतिक रबर जिसे रबर के पेड़ हैविया ब्रासिलेंसिस से प्राप्त किया जाता है रासायनिक रूप से आइसोप्रीन का बहुलक होता है, जिसमें आइसोप्रीन सिस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए इसे सिस पॉली आइसोप्रीन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस पॉली आइसोप्रीन। नेक्स्ट है दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पूरा करने वाली संख्या पहचाने। तो यहाँ पर जो सीरीज दिया हुआ है वो है 5, 6, 11, 28 और 160। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो है 1 स्क्वायर प्लस 0 क्यूब इक्वल्स टू 1। तो 5 प्लस 1 6, 2 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू 5। तो 6 प्लस 5 11। उसी तरह से 3 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब हो जाएगा 17। तो 11 प्लस 17 28 हो जाएगा। 4 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब हो जाएगा 43। तो 28 प्लस 43 हो जाएगा आपका 71। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 71। नेक्स्ट है हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान मंत्रालय। हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना की शुरुआत खान मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज की थी। जोसेफ लिस्टर ने चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पद्धति में एंटीसेप्टिक के उपयोग की नींव रखी थी। अर्नेस्ट हैकेल ने जैव आनुवांशिक नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है परम उफा और कोइबिशेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? तो परम उफा और कोइबिशेव खान रूस में स्थित है, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोलियम खान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो त्रिभुज, वर्ग और आयत ये तीनों 2D शेप है, जबकि घन 3D शेप है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगा, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो मान लेते हैं सीमा की वर्तमान आयु x है। तो यहाँ पर बोल रहा है 15 वर्ष बाद, तो x प्लस 15 और 5 साल पहले की उम्र की यानी कि x माइनस 5 की 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल्स टू 5x माइनस 25। तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 15 40।
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो सीमा की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब की वही आयाम होती है जैसे कि, तो देखिए दाब का आयाम होता है m1 L-1 T-2 और ऊर्जा का आयाम होता है m1 L2 T-2 और यहाँ पर दिया हुआ है प्रति इकाई आयतन, तो डिवाइडेड बाय L3, तो हो जाएगा m1 L-1 T-2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। नेक्स्ट है, मोनू शहर ए से शहर बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और शहर बी से शहर ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत गति या फिर एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ए से बी तक की दूरी को मान लेते हैं x है। ए से बी जाने और बी से ए आने में टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो हो जाएगा 2x, तो dt हो जाएगा 2x। तो टोटल टाइम हो जाएगा a से b जाने में प्लस b से a जाने में जो समय लगा वो, यानी कि ta प्लस tb। ta का वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस x बटा 18 और tb का वैल्यू हो जाएगा x बाई 12। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 2x डिवाइडेड बाई x बाई 18 प्लस x बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे 2x डिवाइडेड बाई 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 36, तो 2x प्लस 3x। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 5x बाई 36, तो 2x बाई 5x इंटू 36। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14.4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 है। 5 साल बाद उनके उम्र का अनुपात 4:3 हो जाता है, तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं विकास का उम्र x है और विनोद का उम्र y है, तो x अनुपात y हो जाएगा 3:2। 5 साल बाद बोल रहा है तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई y प्लस 5, इन दोनों के उम्र का अनुपात हो जाएगा 4:3। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 4y प्लस 20। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पर x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3/2 गुने y। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x का वैल्यू को, तो हो जाएगा 3 इंटू 3/2 y माइनस 4 y इक्वल्स टू 5। 9y माइनस एलसीएम लेने पर हो जाएगा 8y इक्वल्स टू 10। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10, यानी कि विनोद का उम्र 10 वर्ष है। तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 10, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15, यानी कि विकास का उम्र 15 वर्ष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 15 वर्ष और 10 वर्ष। विकास का उम्र 15 वर्ष है तथा विनोद का उम्र 10 वर्ष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल, तो उस स्थिति में राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति देता है या फिर विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या फिर अपनी सहमति रोक सकता है। और धन विधेयक को लौटा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है, इसलिए वह इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फाइटोक्रोम एक प्रकार का क्रोमोप्रोटीन होता है जो पौधों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फोटोक्रोम एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है जो कि पौधों में पाया जाता है और ये लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। ये 3 वर्ग है। इसी तरह से
यहाँ पर भी 3 वर्ग है, यहाँ पर भी 3 वर्ग है और यहाँ पर भी 3 वर्ग है। तो हो जाएगा 3 गुने 4 यानी कि 12 वर्ग प्लस ये एक वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया और ये तीसरा वर्ग हो गया। तो प्लस 3 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो 49, 21 और 56 ये तीनों 7 से विभाज्य हैं, जबकि 36 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 36। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चर्स्की, कोलिमा, एस्टेनोवॉय और याब्लोनोवी, और ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निजामाबाद, तेलंगाना। और अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है निजामाबाद में। नेक्स्ट है आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? तो आंख के लेंस की फोकस दूरी को सिलियरी बॉडी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ये मांसपेशियां लेंस की वक्रता को बदलकर उनकी फोकस दूरी को समायोजित करती है, जिससे रेटिना पर स्पष्ट छवि बनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलियरी बॉडी। नेक्स्ट है किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 है, तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी? तो 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपया है, तो एक प्रति का कीमत 600 बटा 80, तो 300 प्रति का कीमत 600 बटा 80 गुने 300 इक्वल्स टू हो जाएगा 2250 रुपया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ए का 38%, बी का 52% है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? तो ए का 38% बी के 52% के बराबर है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 52 बटा 38। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 26 बटा 19। तो ए अनुपात बी 26 अनुपात 19 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया। तो ये स्टेटमेंट सही है। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की दहशाला प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और दहशाला प्रणाली को टोडरमल के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है जागीरदारी प्रणाली में नकद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और इसमें भूमि से प्राप्त राजस्व ही उनका वेतन होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तीनों। यहाँ पर पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। नेक्स्ट है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:12 है, तो यह कौन सा त्रिभुज है? तो देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में पैथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, जो कि इस अनुपात में नहीं है, यानी कि 6x² प्लस 8x का होल स्क्वायर 12x² के बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान होती हैं और क्वेश्चन में तीनों भुजाओं का वैल्यू जो है वो असमान है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं? तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और n जो है वो नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो n का वैल्यू हो जाएगा 6। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 21। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में टोटल त्रिकोण की संख्या 21 है। नेक्स्ट है मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? मानव रक्त में प्राथमिक बफर प्रणाली बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली होती है। इसमें कार्बोनिक एसिड H2CO3 और उसका कंजुगेट बेस तथा बाइकार्बोनेट आयन शामिल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव रक्त में उपस्थित
प्रमुख बफर प्रणाली H2CO3 और HCO3- है और ये प्रणाली रक्त के पीएच को 7.3 से 7.4 के सीमा के भीतर बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। तो एक महिला एक व्यक्ति का परिचय कराती है और बोलती है वह मेरे भाई के पिता, यानी कि महिला के भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पति है, यानी कि ये जो पुरुष है वो इसका पति है। तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? तो ये इसका पति है और ऑप्शन में हस्बैंड नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन लीग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था और इस लड़ाई में कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लीग्रांड। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन शरीर में ऊर्जा का भंडार है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो ये अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत और मांसपेशियां। नेक्स्ट है, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का शुभारंभ किया है और ये योजना 10 जिलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राज्यपाल तथा दूसरे तरफ है राज्य। आरिफ मोहम्मद खान केरल के पूर्व राज्यपाल थे और वर्तमान में ये बिहार के राज्यपाल हैं। श्री ला गणेशन मणिपुर के पूर्व राज्यपाल थे और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। श्री जगदीश मुखी नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे और वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं और श्री जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, श्री कलराज मिश्र, ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग शब्द चुनिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मर्क्यूरी। दिए गए ऑप्शंस में चारों मेटल हैं जिसमें से 3 चांदी, तांबा और सोना सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि मर्क्यूरी यानी कि पारा एकमात्र धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 ईस्वी में फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया था और इस आक्रमण के दौरान नादिर शाह मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर हीरा भी भारत से ले गया था और नादिर शाह का आक्रमण मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय हुआ था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है तथा मयूर सिंहासन को शाहजहां के द्वारा 1635 ईस्वी में बनवाया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।